देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा ठीक है। तो देखो हम लोग मेटेरियल का जो भी क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक केस सिनेरियो है वो करना है, और कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे। मतलब उससे हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो केस सिनेरियो है वो देखने पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। बोल रहा है कि द परचेज कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन entrusted टू रिव्यू द मेटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जो ए लिमिटेड कंपनी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ए लिमिटेड, उसका जो परचेज कमिटी है वो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को एक बार रिव्यू कर रहा है। बोल रहा है द चीफ मार्केटिंग मैनेजर हैज अप्रेज्ड द कमिटी दैट द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट एक्स बाय यूजिंग टू रॉ मटेरियल ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ के क्या पता चला, देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ के ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ठीक है। और जो क्या बनाती है, एक्स प्रोडक्ट बनाती है। जो प्रोडक्ट बनाती है उसका नाम है एक्स, ठीक है। और इस एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो मटेरियल चाहिए होता है, ए और बी। और कौन से रेशियो में, 3:2 रेशियो में, ठीक है। एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है और दो रॉ मटेरियल से बनता है 3:2। तो इसका मतलब ये हो गया कि रॉ मटेरियल का जो रेशियो है वो 3:2 है इस प्रोडक्ट एक्स के अंदर। Material A is perishable in the nature and has to be used within 10 days from goods received. Note date, otherwise material becomes obsolete. तो बोल रहा है कि ये जो मटेरियल ए है ये पेरिसेबल है। पेरिशेबल का मतलब होता है कि ये खराब हो जाता है जल्दी, ठीक है। मतलब इसका इनहेरेंट नेचर है कि ये पेरिसेबल, जैसे कि फ्रूट्स पेरिसेबल होता है, फ्लावर्स होता है, फिश वगैरह होता है। तो ये भी वैसे पेरिशेबल आइटम है। और अगर हम लोग इसको 10 डेज के अंदर यूज नहीं करते, पेरिसेबल है, तो कंज्यूम विद इन 10 डेज, ठीक है। कंज्यूम विद इन 10 डेज ये हमें करने के लिए बोल रहा है कि अगर नहीं यूज होगा देन ये खराब हो जाएगा। और 10 डेज कहाँ से काउंट होगा, बोल रहा है कि गुड्स रिसीव नोट, मतलब जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ उस दिन के बाद से लेके 10 दिन के अंदर इसे यूज कर लेना, अदरवाइज ये बेकार हो जाएगा। ऑब्सोलेट का मतलब इसे हम लोग और यूज नहीं कर सकते, इस चीज को बोला जाता है ऑब्सोलेट, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज इवन आफ्टर 1 ईयर। बट ये ड्यूरेबल है, मतलब बहुत दिन तक चलेगा। तो एटलीस्ट क्या बोल रहा है कि 1 ईयर के बाद भी चलेगा, मतलब मोर देन 1 ईयर ये चलेगा। मेटेरियल इज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। मतलब ये लीड टाइम हो गया कि मेटेरियल परचेस, ए मेटेरियल ऑर्डर करते हैं लोकल मार्केट से, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, लोकल मार्केट में मिलता है, लेकिन ऑर्डर करने के कितने दिन बाद मिलेगा, 1 to 2 डेज में मिलेगा, ठीक है। मतलब कम से कम एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर ये मिल जाता है, ठीक है। मेटेरियल बी ऑन द अदर हैंड इज परचेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट एंड इट्स टेक 2 to 4 days टू रिसीव द मेटेरियल इन द स्टोर। और मेटेरियल बी जो है वो नेबर के मतलब बगल स्टेट से लिया जाता है, ठीक है। और ये 2 से 4 डेज लगता है रिसीव होने में। मतलब इसका लीड टाइम जो है 2 to 4, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ये लीड टाइम हो गया। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, लीड टाइम कहाँ पढ़ा था, जब हम लोग स्टॉक लेवल पढ़ रहे थे, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, वहां पर ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखो इतना सारा स्टोरीज जो मैंने यहाँ लिखा है, तुम लोग चाहो तो इसका ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला है the purchase price of per kilogram of raw material A and B is 30 and 44 respectively exclusive of tax. Without tax इसका purchase price है 30, A का और B का है 44. To place an order the company has to incur an administration cost of 1200. तो अगर ऑर्डर करना है कंपनी को तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाता है 1200। तो ये कौन सा कॉस्ट है, इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ने से भी तो बोल सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगता था, बोलो, चैप्टर तो खत्म हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता था, टेंडर प्रोसेसिंग, ये सब वगैरह। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये क्या है, 1200 क्या कॉस्ट है।
बोल दिया फिर भी नहीं बोलोगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1200 रुपीज का खर्चा करना पड़ता है, तो इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही तो उसको ऑर्डर करते हैं, तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा है। कैरिंग कॉस्ट फॉर मेटेरियल ए एंड बी इज 15% एंड 5%। बोलो ये किस पे लगता था परसेंटेज? कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज किस पे लगता है? परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। हाँ, परचेज प्राइस ऑफ मेटेरियल पे लगेगा। एट प्रेजेंट मेटेरियल इज परचेज्ड इन ए लॉट ऑफ 15,000 केजी। अभी करेंटली मेटेरियल ए को 15,000 केजी खरीदा जाता है टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। अगर ये लोग 15,000 केजी पे खरीदते हैं तो बदले में सप्लायर इन्हें 10% का डिस्काउंट भी देता है। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर both the material 18% and the input tax credit is availed। बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा दोनों प्रोडक्ट पे, दोनों रॉ मटेरियल पे जीएसटी लगता है 18%। तो बोल अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो अगर परचेज प्राइस हमें निकालने बोले, अभी पता नहीं क्या निकालने बोला है, तो क्या ये टैक्स का अमाउंट ऐड होगा कि नहीं होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिलेगा तो मुझे वो अमाउंट ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है। नहीं करना चाहिए मैम। नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ए भी लिख लिया, इसका रेशियो 3:2। ये पूरा चीज लिख लेते हैं, बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, ये पेरिसेबल है, ये ड्यूरेबल है, मतलब ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। पेरिसेबल है, ये कंज्यूम होना चाहिए विद इन 10 डेज। और ये जो है ड्यूरेबल, ये मोर देन 1 ईयर चलेगा, मोर देन 1 ईयर चलेगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या बोला था कि लीड टाइम लोकल मार्केट से होता है, इसका लीड टाइम है, इसका लीड टाइम, तो इसका लीड टाइम है हम लोग का कहाँ देगा, 1 to 2 डेज, और ये है 2 to 4, 1 to 2 डेज, 2 to 4 डेज, ठीक है। यहाँ तक डिटेल्स जो है हो गया। उसके बाद ये वाला परचेज प्राइस 3044, परचेज प्राइस इसका है 30, इसका है परचेज प्राइस 40। अच्छा, फिर इसके बाद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। फिर बोल रहा है कंपनी हैज टू इनकर एन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है। ये दोनों के केस में ही है, अलग से तो बोला नहीं कि इसका इतना इसका इतना, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट अपना अपना परसेंटेज बता रखा है, कैरिंग कॉस्ट बता रखा है हम लोग को 15% और 5%। अच्छा, फिर इसके बाद कितने में अभी करेंटली परचेज होता है? 15,000 केजी करेंटली ए परचेज हो रहा है, 15,000 केजी करेंटली परचेज, 15,000 केजी लॉट एंड गेटिंग डिस्काउंट ऑफ, getting discount of 10% on market price. GST applicable for both the material, 18% input tax credit available. GST 18%, GST 18%, ITC available. अब आगे पढ़ते हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड an estimate that the company could sell 30,000 kg in Jan 2024। तो कंपनी ने एस्टिमेट दिया है कि ये प्रोडक्ट जैन 2024 में कितना बेचेंगे ये लोग, 30,000 केजी, ये एक प्रोडक्ट 30,000 केजी ये लोग बेचेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड ऑल्सो प्रोजेक्टेड द सेम ट्रेंड फॉर द एंटायर ईयर, और पूरे साल में ही ये ऐसा चलता जाएगा। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3।
अच्छा, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट 5:3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो अगर हम लोग 5 यूनिट इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा? 3 यूनिट मिलेगा, ठीक है। और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं? दो रॉ मटेरियल ए और बी। और ए और बी रॉ मटेरियल का यूज कौन से रेशियो में होता है? 1 यूनिट बनाने में 3:2 में होता है। तो देखो ये 3:2 मिलके ये 5 हो रहा है। जैसे कि अगर पूछे कि ए रॉ मटेरियल कितना यूज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 3/5। और इसको क्या बोलेंगे? 2/5। क्यों? 5 मतलब टोटल, 3:2 मतलब ये रेशियो है दोनों चीजों का। तो दोनों चीज टोटल कितना? 5 यूनिट। आउट ऑफ 5 यूनिट ए 3 यूनिट, आउट ऑफ 5 यूनिट बी 2 यूनिट। तो इसका मतलब टोटल इनपुट 5 यूनिट, इसीलिए ये 5 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना दिख रहा है? 3 यूनिट आउटपुट मिलेगा। मतलब लॉस कितना है बोलो? अगर हम 5 यूनिट इनपुट देते हैं और 3 यूनिट मुझे आउटपुट मिलता है, देन लॉस कितना है बोलो? मैंने 5 यूनिट इनपुट दिया, मुझे आउटपुट 3 यूनिट मिला, तो लॉस कितना है? 2। हाँ। क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम ये? थोड़ी ना ज्यादा कुछ कैलकुलेट करना। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कंपनी वर्क फॉर 25 days इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। कंपनी कितना दिन काम करता है? कंपनी वर्क्स 25 days पर मंथ, ठीक है। पर मंथ लिख दिया, मतलब इन ए मंथ, वो मैंने पर मंथ लिख दिया है। और इवनली जो है प्रोडक्शन होता है। द फॉलोइंग क्वेरीज कैलकुलेशन टू बी केप्ट रेडी फॉर परचेज कमिटी रेफरेंस। परचेज कमिटी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें ये सारे कैलकुलेशंस का आंसर उनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी रिक्विजिशंस फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी। बोल रहा है कि जनवरी 2024 में कितने क्वांटिटी में हम लोग मटेरियल का रिक्वेस्ट भेजेंगे, कि कितना मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मटेरियल ए और बी दोनों के लिए बोला है। मतलब सीधा बात है, क्वेश्चन ये है कि जैन 2024 में हमें ए और बी मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो बोलो कितने क्वांटिटी में चाहिए। तो मटेरियल का जरूरत जो है वो किसके ऊपर बेस करेगा? मटेरियल मुझे कितना चाहिए, किस चीज पे बेस्ड है? हम डिमांड। किस चीज का डिमांड? मटेरियल का डिमांड या फिर मेरा प्रोडक्ट पे मटेरियल का डिमांड? घर पे जो दाल चावल जो भी जिसके पास रहता है, ठीक है, घर पे सभी का तो होता है ना, तो वो डिपेंड किस चीज पे करता है? कितने लोग हैं घर पे? 10 लोग है तो उतना रखना पड़ता है, 5 लोग है तो उतना रखना पड़ता है। तो यहाँ मटेरियल जो खरीदेंगे वो किसके ऊपर बेस करके खरीदेंगे? प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन। मुझे जितना प्रोडक्शन करना है हम उतना ही ना मटेरियल खरीदेंगे। तो बोलो मुझे प्रोडक्शन कितना करना है? अगर मेरे साथ साथ लिखे हो तो देखो मिल जाएगा। कितना प्रोडक्शन जैन 2024 का पूछा है, जैन 2024 प्रोडक्शन कितना करना है? 30,000 के जी। ये देखो, ये लिखा ना मैंने एक्स प्रोडक्ट के पास कि 30,000 इनका डिमांड है, ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखो, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट द कंपनी कुड सेल 30,000 केजी इन जैन 2024। तो अगर एक प्रोडक्ट मुझे 30,000 केजी का बेचना है, ठीक है, तो मुझे मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, ठीक है। अब बताओ कि मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इसके लिए मुझे रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक रेशियो दिया था ना, इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 5 यूनिट इनपुट देंगे तो 3 यूनिट आउटपुट मिलेगा। तो मुझे 30,000 केजी जो चाहिए एक्स प्रोडक्ट, वो मेरा इनपुट कहला रहा है कि आउटपुट? बोलो, सोचो, जरूर मैम बोल आउटपुट। पाओ। आउटपुट है ना। देखो मुझे क्या चाहिए, इन्होंने बोला कि भाई मुझे पूरे जैन के मंथ में प्रोसेस कर
के, ठीक है, प्रोसेस तो होगा ना। इनपुट क्या जाएगा, इनपुट जाएगा मेटेरियल ए और मेटेरियल बी। ये इनपुट देने से मुझे क्या चाहिए, 30,000 kg का एक्स मिल जाए। मुझे इस तरीके से इनपुट देना है, तो मुझे कितना कितना ए और बी चाहिए। यही तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन। फॉर द मंथ ऑफ जन 2024 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजा जाएगा मटेरियल खरीदने का ए और बी के केस में। तो जितना जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उतना ही खरीदेंगे। अब कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग को पता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो कितना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो कितना है वो हमें पता है। तो बोलो इनपुट आउटपुट रेशियो हमारा कितना है, 5:3। मतलब अगर हम लोग ये दोनों मिला के 5 यूनिट देते हैं, तो ये हमें एक्स प्रोडक्ट जो है ये हमें 3 यूनिट मिलता है। तो 3 पाने के लिए 5 देना पड़ता है, तो 1 के लिए 5/3, तो 30,000 के लिए कितना हो। यूनिटरी मेथड नहीं कर पाओगे। अरे बोलो, बोलते पारबे, बोलছো ना करे। मैम 50,000। हाँ 50,000 वही तो पूछ रहा है। यहाँ पर देखो 5 यूनिट अगर मुझे आउटपुट, सॉरी इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट अगर हम 5 यूनिट देते हैं तो मुझे आउटपुट कितना मिलता है, 3 यूनिट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इनपुट का ही तो कैलकुलेशन चाहिए कि मुझे इनपुट कितना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे 1 यूनिट आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट देना पड़ेगा 5/3। तो मुझे अगर 30,000 kg, ठीक है, 30,000 kg मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट कितना चाहिए होगा टोटल में। तो मुझे टोटल में इनपुट चाहिए होगा 50,000 kg। ये टोटल हुआ, ये देखो ये 5 के बेसिस पे निकला ना, तो ये टोटल हुआ। अब मुझे ये पूछा है कि इंडिविजुअली मुझे ए और बी कितना चाहिए। तो ए और बी इंडिविजुअली चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो देखो उसका रेशियो दिया हुआ था कि ए और बी आपस में कैसे मिलते हैं, 3:2 में, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल इतना क्वांटिटी निकल के आए, इसमें एक और बी का निकालो। जैसे कभी पार्टनरशिप की हो तो वहां रेशियो में नहीं निकालते हो, वैसे यहाँ रेशियो का निकालो। ये 3:2 में मिक्सड अप होना चाहिए। तो 50,000 kg को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके बोलो कितना हो। 30,000 and 20,000. हाँ 30,000 और 20,000। 30,000 एंड 20,000 kg, ठीक है। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वन का टी, ठीक है। वन का आंसर क्या हो गया, डी। चलो देख लेते हैं। ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर शायद पीछे होगा। मुझे भी नहीं पता, डी देखा नहीं है मैंने। चलो देख सकते हैं। वन का आंसर हाँ डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ द मेटेरियल। हमें ईओक्यू निकालना है दोनों मेटेरियल के लिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, हमें ईओक्यू निकालना है दोनों मेटेरियल के लिए, ईओक्यू फॉर ए और ईओक्यू फॉर बी। तो ईओक्यू कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद है, 2ACOC डिवाइडेड बाई सीसी पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो पहले ए का निकालते हैं। तो बोलो, टू तो फॉर्मूले में फिक्स्ड है, ए का एनुअल कंजम्पशन कितना है बताओ। 30,000 मैम। नहीं 30,000 एनुअल नहीं है, क्यों नहीं है बोलो तो। क्योंकि ये किसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने निकाला, ये हम लोगों ने निकाला कि 30,000 kg प्रोडक्शन करना है। ये तो खाली एक महीने का बोला है। तो इसका मतलब ये जो परचेज हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि भाई ए मटेरियल 30,000 kg खरीदना है, ये कितने दिन के लिए किया है।
मैम 30,000 इंटू 12 होगा। 12 हो जाएगा, ये एक महीने का है, ठीक है। और हमें बोला है कि इवनली होगा, तो इवनली नहीं होने से ये क्यों लगता भी नहीं है, तो इंटू 12। बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, हम लोगों ने नोट डाउन किया, लिखे नहीं होगे तुम लोग, नहीं तो बता देते। 1200। 1200, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे होगा, ये भी तो बोला। परचेज प्राइस देखो कितना है और कैरिंग कॉस्ट कितना है ए का। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ये रहा, मुझे मिल गया 30 और यहाँ पर 15%। तो बताओ कितना हो रहा है आंसर, हम लिख देंगे ईओक्यू का। मैम 13,856। 13,856 केजी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करके तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके बोलो कितना है। ये 20 था। परचेज प्राइस इस केस में, और इसका परसेंटेज 5% और 44। तो बोलो 16,181। 16,181 केजी। अच्छा, ठीक है, तो फिर इसका आंसर देख लेते हैं, ऐसा कोई आंसर है हमारे पास। 16 मतलब ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ए है, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मेटेरियल ए, मेटेरियल ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बोलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा, याद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला? कॉपी में देख के ही बताओ, एक बार खुद पढ़ोगे तो याद तो हो ही जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मैम ROQ प्लस ROL माइनस हाँ, मैक्स यूटी। ROL प्लस ROQ या फिर EOQ माइनस मैक्स यूटी, ठीक है। मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो ROL हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ROL मतलब रीऑर्डर लेवल कितना है। तो ROL हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्स यूटी करके, देख के बोलो। बोलो ROL कैसे निकलता था? मैक्स यूटी ना, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ मैम मैक्स यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले ROL निकालेंगे, तब ना यहाँ पुट करके बाकी डेटा हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ROL निकालेंगे, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो जो हमारा प्रोडक्ट ए, रॉ मटेरियल ए है, उसका मैक्सिमम यूसेज कितना है और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है। तो लीड टाइम तो हमें मिल जाएगा, देखो लीड टाइम मैंने लिखा था ना, कहाँ लिखा, ये रहा देखो, लीड टाइम विद इन 1 to 2 days। तो मैक्सिमम लीड टाइम कौन सा होगा, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, मैम 4 मिनिमम डेज। 2 है, 2 होगा ना, 2, ठीक है। मैम 2 डेज मैक्सिमम, 2 डेज। हाँ 2 days होगा मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। और जो मैम मैक्सिमम मैक्सिमम, स्टॉक लेवल और मीन यूटी होगा। अच्छा ये मीन यूटी होगा, हाँ ये मीन लिखना चाहिए था मुझे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि मैक्सिमम यूसेज कैसे निकालोगे, इसका मतलब तो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम तो क्वेश्चन खुद बोला है 1 to 2 days, तो 1 मिनिमम है, 2 मैक्सिमम है, तो 2 days हो गया। तो मैक्सिमम यूसेज क्या होगा, मैक्सिमम यूसेज कैसे निकालोगे, तो हम हिंट्स दे रहे हैं, देखो हम लोगों का यहाँ पर 30,000 केजी का डिमांड है, ठीक है। और ये 30,000 केजी का डिमांड है, और एक महीने में 25 दिन काम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 25 दिन में हमें 30,000 केजी का डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब सीधा बात है, देखो रॉ मेटेरियल हम लोग को ए का जरूरत कितना होता है, एक महीने में 30,000 केजी, ठीक है। और ये एक महीने में कितना दिन काम होता है, एक महीने में वर्किंग डेज होता है 25 डेज। तो इतने दिन में ही तो कंजम्पशन होगा, है ना। 25 दिन काम होता है तो 25 दिन में ही कंजम्पशन होगा। तो एक मतलब देखो 30,000, इसका मतलब कितने दिन में कंजम्पशन होगा, 25 डेज में। बिकॉज रॉ मेटेरियल ए 30,000 केजी पर मंथ लगता है, पर हर महीने 25 दिन काम होता है। तो बोलो एक एक दिन कितना रॉ मेटेरियल यूज होता है। मैम 1200।
हाँ, तो डिवाइड करने से पता चलेगा ना कि एक एक दिन कितना रॉ मटेरियल यूज होता है। तो हमें बोला है कि मैक्सिमम यूसेज निकालना है, तो मैक्सिमम यूसेज कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे 30,000 kg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25 डेज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसका मल्टीप्लाई करके फिर बोलो कितना आ रहा है। 2400। 2400 kg। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला, आरओएल निकाला। आरओएल कैसे निकलेगा, आरओएल का मतलब होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना यूज हो सकता है एक दिन में। ठीक है, तो 30,000, क्योंकि ये हमें डेज वाइज दिया हुआ है तो हम लोग डे वाइज निकालेंगे। तो एक दिन में यूज हो सकता है 1200, और 2 दिन में इतना यूज हो सकता है। ठीक है, 2400। तो रीऑर्डर लेवल हमें पता चल गया। ठीक है, ये हम लोग क्यों निकालते हैं इस तरीके से रीऑर्डर लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल मतलब देखो हमारा इसका मतलब 2 दिन में कंजम्पशन 2400 kg हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग सकता है ना प्रोडक्ट को ऑर्डर, मतलब रॉ मटेरियल ऑर्डर करने के बाद रिसीव होने में। ठीक है, तो ये हम लोग का मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया लीड टाइम के अंदर। तो उसके बेसिस पे हमें आरओएल डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, फिर आरओएल और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मीन यूटी। तो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो बोलो मिनिमम, ये हम बताते हैं क्या होगा, मिनिमम यूसेज कितना हो जाएगा 30,000 kg डिवाइडेड बाई 25 डेज पर डे का कंजम्पशन। तो मिनिमम क्या कंजम्पशन हो सकता है बोलो। अगर हम लोग ऑर्डर देते हैं तो 2 दिन के अंदर आएगा, तो मैक्सिमम 2 डेज का कंजम्पशन होने के बाद हमारे पास रॉ मटेरियल आ सकता है, या फिर मिनिमम एक दिन का कंजम्पशन होने के बाद आ सकता है। तो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैंने लिख ही दिया बोलते बोलते। देखो मिनिमम हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डे। ठीक है, तो मिनिमम यूसेज क्या हो सकता है एक दिन का, मैक्सिमम यूसेज क्या हो सकता है 2 दिन का। ठीक है, मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद। ठीक है, वो चीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आरओक्यू जो है वो हमें कितना लेना पड़ेगा वो देखो। ठीक है, तो नॉर्मली आरओक्यू मतलब तो हम लोग ईओक्यू लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज याद है तुम लोगों को, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेटेरियल ए का निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि करेंटली जो ए है, हमें तो ईओक्यू निकालने के लिए बोला था, ये देखने के लिए कि हमारा जो सस्ता वाला लॉट कौन सा है जिसपे ऑर्डर करने से हमें जो है सबसे बेनिफिट होगा, दैट इज 13,856। ये हमें निकालने बोला था, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर लेकिन हमें बोला गया था कि एक करेंटली कैसे परचेज होता है, 15,000 kg करके लॉट में परचेज होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ईओक्यू का मतलब तो होना चाहिए 13,856, बट हम लोग तो करेंटली इस पे डील नहीं कर रहे ना, हम लोग डील कर रहे हैं किस पे, कितने ऑर्डर क्वांटिटी पे डील कर रहे हैं, 15,000 kg पे हम लोग करेंटली डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरओक्यू कौन सा होगा, जो करेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं वो आरओक्यू हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो, ये आरओक्यू जो है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो ये रीऑर्डर क्वांटिटी अगर ईओक्यू होता है या आरओक्यू होता है, ये इतना होने से हमारे लिए चीपेस्ट होगा। बट हमें करेंटली जो है हम लोग 15,000 पे काम कर रहे हैं, तो हमें फिर 15,000 kg लेके इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो एक बार सॉल्व करके बोलो कितना होता है। 1200 और ये हो जाएगा कितना, 1200 मतलब 16,000 समथिंग होगा मुझे लग रहा है, ये होना चाहिए। देखो क्योंकि इधर 2400 इधर -1200, तो कितना हो जाएगा 1200, 1200 और हाँ 15,000 मैम। कितना होगा 16,200। ठीक है, 16,200। एक बार देखते हैं थर्ड नंबर पे हमारा ऐसा कोई, हाँ है 16,200। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। ठीक है, ये 15,000 kg लेके किया हुआ है। और वैसे भी अगर तुम लोग इसको लेके करोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा, क्योंकि करेंटली हमें ये नहीं बोला है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो यूक्यू बेसिस पे निकालो, क्योंकि यूक्यू बेसिस पे तो अभी ये लोग काम कर ही नहीं रहे है ना। और अगर तुम लोग इस पे लोगे तो मेरे हिसाब से नहीं होगा आंसर कुछ भी मैच। 13,856 और इसमें कितना ऐड हो जाएगा 1200, तो ऐड करो तो एक बार कितना होता है 13,856, और इस पे 1200 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14,056 आई थिंक। ठीक है, वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में तो हमें बता ही दिया है ना कि करेंटली हम लोग कुछ ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहे, बट हमें पूछा है कि अगर ईओक्यू होता तो फिर क्या होता। ठीक है, तो ऐसे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोला है।
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, फिर 4, कैलकुलेट सेविंग्स और लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल ए इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। इफ, ठीक है, क्योंकि ईओक्यू में एक्चुअली काम कर ही नहीं रहे, तो अगर ईओक्यू लेके हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्वेश्चन खुद आगे से बोलेगा आके कि ईओक्यू को लेके करो। बोल रहा है कि कितना सेविंग्स होगा या लॉस होगा अगर परचेज हम लोग ए मटेरियल का परचेज जो है ईओक्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था, कैसे कंपेयर करते हैं बोलो? अगर ईओक्यू लेके करेंगे तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? बोलो क्या क्या, कौन कौन सा कॉस्ट कंपेयर करते हैं? देखो कितना मैम जल्दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। हाँ, ये तीनों को कंपेयर करेंगे। अगर परचेस क्वांटिटी हमारा ईओक्यू हुआ यानी 13,856 केजी हुआ तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो 15,000 करेंटली कर रहे थे उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट। ऐसे चलो परचेस कॉस्ट निकाल लेते हैं। परचेज कॉस्ट, ठीक है, तो एनुअली निकालते हैं ये सारी चीज। ईओक्यू एनुअल पे बेस्ड होता है, ये सारा एनुअली निकालना पड़ेगा। तो परचेज कॉस्ट एनुअली निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो हमें कितना मेटेरियल ए खरीदना है? 30,000 केजी मंथली है तो 30,000 इंटू 12 इंटू परचेज प्राइस कितना है ए का? अगर हम लोग 15,000 लेते हैं तो यहाँ पर देखो परचेज प्राइस कितना है, पढ़ के देखो। अगर हम लोग 15,000 केजी लेते हैं तो 10% हमें डिस्काउंट मिलेगा मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस ए का कितना है? 30 रुपीज। तो बोलो फिर परचेज प्राइस कितना होता है, क्योंकि ये लोग 15,000 करके खरीद रहे हैं ना एक एक लॉट में। तो बोल रहे हैं मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो बोलो कितना फिर परचेज प्राइस? 27। 27। 30 माइनस 30 इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 इंटू 12 इंटू 30,000, देखो कितना होता है। मैम 97,20,000। 97,20,000, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग ईओक्यू करते हैं, ठीक है, तो हमारा परचेस प्राइस कितना होगा? तो डिमांड तो वही रहेगा 30,000 इंटू 12, और परचेज प्राइस कितना होगा? अगर हम लोग 13,856 करते हैं तो कोई डिस्काउंट का बात बोला था? नहीं, डिस्काउंट तो कुछ नहीं बोला था। तो फिर हमें कितने रुपए दे के खरीदना पड़ेगा? मैम जो 30 मार्केट देके ही प्राइस है। खरीदना पड़ेगा। हाँ, 30 लेके ही खरीदना पड़ेगा, जो मार्केट प्राइस है उसी पे खरीदना पड़ेगा। तो 3,60,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3,60,000 मतलब 36 इंटू 3 माने 36 इंटू 3, 6 3 8 8 3 मैम 3 1 करोड़ 10। 8 लाख। हाँ, 1,08,00,000। ठीक है, 1,08,00,000 ये हो गया परचेज प्राइस। अच्छा, इसके बाद हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। कैरिंग कॉस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी था। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता था? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो कितना सारा ऑर्डर प्लेस होगा तो हमारा मंथली ईयरली डिमांड कितना है ये वाला? ठीक है, 3,60,000 मेरा ईयरली डिमांड है, और एक बार में इस केस में हम 15,000 केजी करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो रहा है? मैम 24। यहाँ 24 हो रहा है। अच्छा, मतलब 3,60,000 और अच्छा एक ये मेरा 3,60,000 हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा मैम 30,000 डिवाइडेड बाई 25 होगा 1200। 30,000 डिवाइडेड बाई 25 ए हर मंथ ऑर्डर करना है, और हाँ 30 करके ना 27 करके होगा। 30,000 इंटू 12।
আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না কি ভুলেছি, এখানটা ভুলেছি। नो मैम, आपने कराया कुछ देर पहले कराया ना 30,000 डिवाइडेड बाई 25। वो यहाँ पर किया था, ये 25 डेज, मंथली ये, है। हाँ ये कंजम्पशन के ऊपर किया था, तो इसमें मेरा आंसर कितना आया था, 1200 करके आया था मंथली। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मेरा पूरे साल भर का होगा ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि 1200 करके है, ये ₹1200 करके है, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जितना कंजम्पशन है, तो मुझे 3,60,000 चाहिए, तो हम कैसे करके ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, इन्होंने एक्चुअली ये 12,000 रखा है, इसका कोई कारण बताते हैं। ओ अच्छा, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा ना 10 डेज के, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ 10 डेज अगर कंजम्पशन हो गया तो वो वेस्टेज हो जाएगा, इसी वजह से किया है 12,000 kg। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग का लॉस हो जाएगा, देखो एक्चुअली आफ्टर 10 डेज द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 10 डेज कंजम्पशन। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो कि 10 डेज में कितना कंजम्पशन हो सकता है, 10 डेज में कितना कंजम्पशन हो सकता है, अगर पर डे कंजम्पशन, क्योंकि देखो 10 दिन के बाद ये ए प्रोडक्ट पेरिसेबल था ना, ये 30,000 खराब मैम। हो जाए। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर 30,000 डिवाइडेड बाय 25 पर डे का कंजम्पशन इंटू 10 करने से 10 डेज का कंजम्पशन 12,000। तो हम लोग 10 डेज का कंजम्पशन जो है उससे ज्यादा अगर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा अगर ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, कि 10 डेज के अंदर जितना होगा उतना ही हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फ्रेश ऑर्डर फिर 12,000 खत्म होने के बाद ही हमें करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पर क्वांटिटी में कितना ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान रखना है, हम दिखा देते हैं, उन्होंने वो पॉइंट जो लिखा है हम बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा बेसिकली 12,000 लेना पड़ेगा। अब ये 12,000 कैसे आ रहा है वो हम बता देते हैं, तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो रहा है। 12,000 से डिवाइड करने से यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000, यानी कि 30 × 1200, तो 30 × 1200 मतलब 36,000 रुपीज, ठीक है, इतना ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। अब हम इस चीज को समझा देते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोगों ने ये 1200 ही क्यों लिया है, ठीक है, तो इसका एक नोट बनना चाहिए। तो देखो यहाँ नोट लिखा हुआ है, हम यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं क्यों इन्होंने ऐसा किया है। वैसे अगर इसका इसके ऊपर वो पेरिसेबल वाला पॉइंट नहीं होता तो इन दैट केस वो हमें 12,000 यहाँ पर किया हुआ था, ये देखो यहाँ पर लिखा है, तो ये मुझे लिखवा देना चाहिए था, तो ये फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये कैलकुलेट किया ना कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें इतना रखना चाहिए, बट ए प्रोडक्ट के लिए सोच के देखो, अगर हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल 16,200 रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वो 10 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पर डे का कंजम्पशन कितना आया था इस प्रोडक्ट का, 30,000 डिवाइडेड बाई 25 करने से जितना आता है, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट का मेरा पर डे कंजम्पशन कितना आया था, ए प्रोडक्ट का मेरा पर डे कंजम्पशन आया था 30,000 डिवाइडेड बाई 25, यानी 1200 kg पर डे का कंजम्पशन आया था, ठीक है, पर डे कंजम्पशन आया था। तो अगर ये 10 दिन में पेरिसेबल गुड्स है, 10 दिन में खराब हो जाता है, तो हमें मैक्सिमम कितना स्टॉक लेवल रखना चाहिए बताओ। अगर मेरा एक दिन में 1200 kg हम लोग ए प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन ए प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर खराब हो जाता है, जो भी यूज करना है 10 दिन के अंदर करना है, तो फिर मुझे एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए, बोलो। 1200। 1200 इंटू एक बार में ऑर्डर कितना करें, अगर 10। मेरा
10, ठीक है, तो मुझे 12,000 करके ऑर्डर करना चाहिए, इससे ज्यादा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे जैसे ही मेरे पास बच जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये नोट दिया है, ये तो हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया ना, 16,200 और 2,400। देखो यहाँ पर बोला है स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर 10 डेज कंजम्पशन इज लोअर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया 16,200, ठीक है, लेकिन 10 डेज के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग स्टॉक लेवल होता है 12,000। तो इसीलिए बोल रहा है देयरफॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारा 12,000 ही होना चाहिए, सिंस प्रोडक्शन इज प्रोसेस्ड इवनली थ्रू आउट द मंथ, हिंस मटेरियल कंजम्पशन विल आल्सो बी इवन। तो इवनली अगर मटेरियल कंजम्पशन होगा तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल 12,000 ही रखना चाहिए, क्योंकि ये एक पेरिसेबल आइटम है। तो कैलकुलेट करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आया कि हम लोग मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, बट अगर इतना रखेंगे किसी एक मंथ में तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, मतलब 10 डेज में ये रखेंगे, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन हमारे वो डेज के अकॉर्डिंग है। देखो ना लीड टाइम डेज में है, तो मैंने बोला था ना लीड टाइम डेज हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, तो ये डेज के अकॉर्डिंग है। तो हमें 10 डेज के अकॉर्डिंग 12,000 ही रखना चाहिए। बाकी आंसर जो है वहां पर ऑप्शन में 12,000 नहीं है, ठीक है, आंसर जो है ऑप्शन में हमें बी दिया है, तो मैंने भी बी करवाया, ठीक है, कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर जो है वो हम लोग का बी होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक यहाँ पर कहाँ गया, ये डी, ठीक है, 16,200। अच्छा, तो इसका क्या कुछ और था, एक मिनट देखते हैं, क्या 12,000 आंसर था? टू का आंसर ए है, वन का डी, एक मिनट, वन का डी, टू का ए। अच्छा, टू का ए और थ्री का आंसर कितना है? थ्री का आंसर बी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा वो सही क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, यही मुझे देखना चाहिए। थ्री का आंसर बी है, चलो ठीक है, थ्री का आंसर बी है। तो एक्चुअली थ्री का आंसर हमें लिखना पड़ेगा 12,000 के जी। अच्छा, ये गलत हो गया है, मतलब ये कैलकुलेशन ठीक है बट ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसमें बी लिखना पड़ेगा, इसका आंसर बी होगा, थ्री का आंसर बी होगा, 12,000 केजी होगा, 12,000 केजी, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि इसका फिर ये नोट जो है यहाँ पर मैंने पढ़ के बताया ना, तो ये तुम लोग को लिख देना है, ठीक है, तो यहाँ से हम बता देते हैं, तुम लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है, कि क्या होगा। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये है, क्योंकि 10 डेज का कंजम्पशन है जो कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल से कम है, तो अगर हम 10 डेज के कंजम्पशन के ऊपर रखेंगे तो फिर मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पेरिसेबल है, मेरा रॉ मटेरियल पेरिसेबल है, तो मुझे 12,000 केजी ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो उसका आंसर थोड़ा चेंज कर दो, ये एक्सेप्शन, मतलब हमें आंसर ऑब्वियसली कैलकुलेशन करके 16,200 आया है, इनका भी आया है, बट हमें आंसर 12,000 यानी बी पॉइंट जो है वो देना पड़ेगा, बिकॉज वो पेरिसेबल आइटम था, ठीक है। अब फोर्थ नंबर में देखो, अब तो क्लियर हो जाएगा, जब मुझे ऑर्डर करना ही, मतलब एक बार में 12,000 केजी ही ऑर्डर करना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 केजी पे ही लेंगे, ठीक है, हमें 15,000 केजी करके ऑर्डर करना ही नहीं है। जैसे यहाँ कैलकुलेशन करके भले ही आंसर 16,200 आया हो, बट हमें तो 12,000 केजी ही एज जो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल रखना है, यही मेरा हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, 10 डेज कंजम्पशन नीडेड, ठीक है, 10 डेज कंजम्पशन नीडेड, 10 डेज के अंदर ये कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो फिर 10 डेज के अंदर कंज्यूम होने के लिए पर डे के अकॉर्डिंग 12,000 केजी करके होना चाहिए, ये आंसर हो गया। तो उसी तरीके से परचेज क्वांटिटी यहाँ पर जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये तो एनुअल डिमांड के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो फिर 15,000 केजी का तो यहाँ कोई यूज नहीं है इस यहाँ पर जब किया परचेज कॉस्ट में, लेकिन जब ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे तो हमें 12,000 केजी करके ऑर्डर करना है, अदरवाइज वो तो हमारे लिए लॉस जनरेट करेगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो फिर हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना हो गया, 3,60,000, और हम लोग एट ए टाइम कितना ऑर्डर करेंगे, 12,000 केजी ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग जब भी यहाँ डेटा लेंगे 12,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, अदरवाइज हम लोग का लॉस हो जाएगा, इंटू 1200, तो 36,000 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब इधर वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर कितना होगा, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 30,000 इंटू 12, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1200 जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिवाइड कितने से करना चाहिए, बोलो एक बार में हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, अभी सिखाया, बोलो एक बार में हमेशा हमें कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइटम मेरा पेरिसेबल है, अदरवाइज लॉस होगा ना, तो वो लॉस मुझे अवॉइड 1200। अगर 12,000, 1200 तो पर डे का कंजम्पशन है, 10 दिन तक मेरा रॉ मटेरियल सही रहेगा, ए जो है, तो फिर 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 से डिवाइड करने से यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट का 36,000, सेम डेटा सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब निकालना है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट निकलता है हाफ इंटू यो क्यू, इस तरीके से निकलता है ना। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का? हाफ इंटू, यहाँ पर हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस इंटू, परचेज प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। तो परचेज प्राइस कितना होगा, देखो हम लोग अगर 15,000, अब हमें देखो जब हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे तभी हमें वो 12,000 का कैलकुलेशन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट तब हम लोग जो है कैरी मैक्सिमम कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम अगर हम लोग 15,000 केजी ऑर्डर करेंगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 15,000 केजी, क्योंकि क्या होता है हाफ इंटू यो क्यू, यहाँ पर यो क्यू कितना है 15,000, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट जब लोगे तब 12,000 लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग उस लॉस को भी काउंट कर लेंगे 3,000 का, क्योंकि 15,000 ऑर्डर करने से हमारा 3,000 का लॉस होगा ही होगा, ये हमें पहले से पता है। लेकिन कैरिंग कॉस्ट जब करेंगे तो हम मैक्सिमम पे निकालेंगे। तो हम लोग 15,000 ऑर्डर कर रहे हैं, तो हाफ इंटू यो क्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट किस पे निकलता है, परचेज प्राइस पे निकलता है। अगर हम लोग 15,000 एक लॉट में ऑर्डर करते हैं तो हमारा परचेज प्राइस कितना होता है, 30 माइनस 30 इंटू 10%, यानी 27 रुपीज होता है। और इस पे कैरिंग कॉस्ट कितना था ए वाले प्रोडक्ट पे, 15%, ठीक है। ए वाले प्रोडक्ट पे कितना था, 15%। अब बोलो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 30,370 है। 375। इसका निकालो, इसका कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू यहाँ पर कितना होगा ये सोचो, और यहाँ पर परचेज प्राइस कितना होगा वो भी सोचो। तो कैरिंग कॉस्ट तो पता है, कैरिंग कॉस्ट कितना है 5%, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है इतना करके खरीद रहे हैं 13,856, तो परचेज प्राइस कितना होगा पहले ये बोलो। 30। 30 होगा। अच्छा ये 15 ही रहेगा ना, वो तो बी का है, सॉरी ये 15 ही रहेगा, ए का है कैरिंग कॉस्ट। और हाफ इंटू ईओक्यू, ईओक्यू मतलब जितना हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा मतलब जितना हम लोग एक बार में परचेस करना चाहते हैं, तो 13,856 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस लॉट पे निकालते वही लिखते, बस यहाँ पर एक्सेप्शन ये 12,000 आया, ठीक है, कि हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 पे कैलकुलेट करेंगे, 15,000 पे नहीं करेंगे, या फिर 13,856 पे नहीं करेंगे। बस यही तो चेंजेस है पूरे क्वेश्चन में, बाकी तो जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही किया हम लोगों ने। परचेस प्राइस एनुअल कंजम्पशन इंटू परचेस प्राइस, एनुअल कंजम्पशन इंटू परचेस प्राइस जैसे करते हैं, यहाँ पर भी एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। बस क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने यहाँ पर 12,000 लिया, जबकि अगर ये पेरिसेबल आइटम नहीं होता तो इतना और इतना लेना पड़ता, ठीक है। उसकी जगह हम लोगों ने इसको 12,000 और 12,000 लिया है, ताकि हमारा 15,000 12,000 के ऊपर जितना भी हम लोग ऑर्डर कर देंगे ना उस पे हमारा लॉस हो जाएगा, उस लॉस को अवॉइड करने के लिए। अब बाकी देखो यहाँ पर भी सेम वैसे ही किया है, हाफ इंटू जितना ऑर्डर हेलो मैम।
इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, इस वजह से मोबाइल नेट से कर रहे। अच्छा देखो, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। প্রিন্টার শেয়ার হলো? দেখো তো, ছিল না মনে হয়। मैम হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब हाँ, इसका बताओ, कैलकुलेट किए कितना होगा? मैम 31,176। 31,176 ये हो गया मेरा कैरिंग कॉस्ट, 31,176, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक लॉस भी हमें निकालना है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो एक लॉस वाला बात भी बताया था ना, तो लॉस कौन सा है बोलो तो? लॉस किस बात का है कि अगर हम लोग 12,000 से ऊपर का ऑर्डर करेंगे तो हमारे लिए पेरिसेबल आइटम है, इसीलिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, बोला था ना वहां पर ड्यू टू ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, तो इसमें देखो कितना हो जाएगा। तो बोलो, अगर हम लोग 12,000 नहीं करके कितना कर सकते हैं? ये वाला 15,000 वाला कॉलम था, तो 15,000 नहीं, 12,000 की जगह अगर 15,000 करते हैं तो हमारा लॉस कितने का होता है? बोलो, कंजम्पशन हमें 12,000, 3,000, ठीक है। अब इस पे क्या लॉस होगा मुझे बोलो? कैरिंग कॉस्ट का होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का होगा, या परचेज कॉस्ट का होगा? बोलो, परचेज कॉस्ट का ही होगा मेनली, ठीक है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तो हम लोग 15,000 पे ही निकाल रहे हैं, तो हमारा परचेज कॉस्ट पे 3,000 यूनिट पे लॉस होगा, ठीक है। तो 3,000 केजी पे हमारा जो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ये पर मंथ का है, तो पूरे साल भर में ऐसा कितना लॉस हो सकता है? ये तो 3,000 केजी तो मंथली लॉस हो गया ना, क्योंकि 12,000 भी मंथली है, 15,000 भी मंथली है, तो पूरे ईयरली लॉस कितने हो जाएंगे? इंटू 12। इंटू 12, ठीक है, इंटू 12। और कितने रुपए का लॉस होगा? जितने रुपए से ये खरीदा गया था, तो 15,000 करके जब खरीदते हैं तो कितना परचेज प्राइस होता है? 27। 27। तो फिर बताओ कितना लॉस हो रहा है? $9,72,000। अच्छा, 9,72,000, 9 लाख, ये तो 3,60,000 हो रहा है, 9,72,000 ही आ रहा है क्या? 3,000 इंटू 27, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, एक सेकंड, क्या लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, लॉस होगा तो यहाँ पर लॉस तो परचेज प्राइस पे ही होगा, ये तो ठीक ही किया है मैंने, 3,000, और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये 12 तो करने से एनुअल हो जाएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। 3,000 केजी जो है हमारा लॉस होगा। ऐसा लॉस कितना बार हो सकता है? ऐसा लॉस देखो, पूरे साल भर में हम लोग 3,60,000 यूनिट का जो है ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक एक बार में 12,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 12,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं तो 15,000 से जाके शिफ्ट होके अगर 12,000 में कर रहे हैं तो पर ऑर्डर पे हम लोग 3,000 करके कम ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो रहा है हर बार? यहाँ पर चेक करो, ये कितना आया था? ये कितना आया था? 30 आया था, 30। ठीक, ठीक है। 30 इंटू 1,200 करके हम लोग का ये आया था। सेम यहाँ पर भी यही आया, 30 क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये जो हम लोग बचा रहे हैं ना, ये जो हम लोग 2,000 करके कम ऑर्डर कर रहे हैं, 3,000 करके 15,000 के जगह 12,000 कर रहे हैं, तो इसमें इंटू 12 करने से तो हमारा ये एनुअली निकल के आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर पे कर रहे हैं ना, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 30,000 12 कर इंटू 12 करने से 3,60,000 का कंजम्पशन निकलेगा, तो फिर हमें उसके हिसाब से माइनस कर
करना चाहिए। अदरवाइज ये हम लोग का जो 3000 केजी हम लोग लॉस बचा रहे हैं, ये पर ऑर्डर पे बचा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पर ऑर्डर 15,000 की जगह 12,000 कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग 30 ऑर्डर पे बचा रहे हैं, तो इंटू 30 होना चाहिए, ठीक है। और अगर 12 करेंगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से कैलकुलेशन होगा, वो हम बताते। पहले ये बताओ ये कितना हो रहा है। 12 करने से भी होगा, लेकिन हम बताते हैं कैसे होगा। पहले ये बताओ तो कितना हो रहा है। 90 24,30,000। 24,30,000 अगर 12 करेंगे तो भी होगा, तो मेरे हिसाब से 12 करने से ऐसे होना चाहिए। देखो 30,000 इंटू 12, ये हम लोग का एनुअल कंजम्पशन है 3,60,000, ठीक है। और अगर हम लोग 15,000 करके करते हैं, ठीक है, 15,000 करके करें, लेकिन ये तो इंटू 12 होगा नहीं। 15,000 इंटू 12 करने से तो एक बार में नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा। 15,000 इंटू 12 करने से तो काफी ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख मतलब कम दिखेगा, 1,80,000 होगा, क्योंकि हमारे एनुअल कंजम्पशन तो इतना है। तो वो तो हमारे ऑर्डर के ऊपर कर रहा है कि हम लोग एक बार में 15,000 करके करेंगे, तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर पे निकल के आएगा। तो हम लोग 3,60,000 का जो कंजम्पशन है वो तो पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑर्डर को जो है 12,000 करके ले रहे हैं, ताकि हमारा लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। अब लॉस कितना होने वाला है, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस हमारा 3,000 केजी होगा। ये 3,000 केजी पर ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इंटू 30 करना पड़ेगा। देखो ये इंटू 30 क्यों हो रहा है, बिकॉज 3,000 केजी का जो लॉस है ये है पर ऑर्डर में लॉस। अगर हम लोग गलती से 15,000 केजी कर देते हैं, तो एक एक बार में हमारा 15,000 15,000 15,000 करके गोडाउन में आएगा, और हर 15,000 इन होने पे हमारा 3,000 केजी करके पर ऑर्डर पे लॉस होगा। तो ऐसा हम लोग पूरे साल में 30 ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो अगर 30 ऑर्डर करेंगे तो हमारा 90,000 का लॉस होगा। इस तरीके से हमें समझना है। तो सेम तरीके से यहां पर बताओ, फिर यहां पर हमारा लॉस कितना होगा ऑर्डर के बेसिस पे। तो सोच के बोलो कि हमारा पर ऑर्डर पे कितना करके लॉस होगा। अगर 12,000 के ऊपर करेंगे तो हमारा ऑर्डर करने का सोच रखा है हम लोगों ने इतना, लेकिन हमें करना चाहिए 12,000 करके, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमारा कितना लॉस हम लोग बचा रहे हैं, पर ऑर्डर पे कितना कम कर रहे हैं, वही लॉस बचाएंगे। तो बोलो पर ऑर्डर पे कितना हम लोग बचा रहे हैं। 13,856 की जगह अगर 12,000 ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितना ऑर्डर पर ऑर्डर पे कम कर रहे हैं, ताकि हमारा लॉस बच जाए। 1,856। 1,856 केजी पर ऑर्डर पे हम लोग जो है कम ऑर्डर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा लॉस ना हो। और अगर लॉस होता है तो वो कितना होगा वो कैलकुलेट करें। अब ये पर ऑर्डर पे हो रहा है, तो वैसा हमारा टोटल ऑर्डर कितना है पूरे साल में 30, तो इंटू क्या हो जाएगा 30 ऑर्डर पे हम लोग कितना कर सकते हैं, और लॉस कितना होगा जितने से हम लोग इसे खरीदेंगे। तो अगर हम लोग इसे 13,856 बेसिस पे ऑर्डर करते हैं, तो हमें हमारा परचेज प्राइस कितना गिरता है 30 रुपीज। तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाइड बाई कितना करना पड़ेगा 30 रुपीज, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर और ये ₹30 परचेज प्राइस। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है। 16,70,400। 16,70,400, ठीक है। अब हमें बाकी सारे चीजों को कर लेना है कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर परचेस प्राइस को छोड़ के, परचेस प्राइस दोनों में, परचेस प्राइस भी कर सकते हो, नो इश्यूज, उसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि कितना हो रहा है। तो बाकी एक काम करो, ऑर्डरिंग, कैरिंग और जो है लॉस, ये तीनों को ऐड करो एक बार। ऑर्डरिंग, कैरिंग, लॉस, परचेज, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। ये तो अलग है ना, ऐड तो करना ही पड़ेगा। 97,20,000 प्लस 36 प्लस 33,375 प्लस 24, मतलब परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस लॉस का जो भी कॉस्ट आ रहा है, मतलब चारों को ऐड करो, करके देखो कितना आ रहा है। इधर वाला मैम हम 1,22,16,375। 22,16,375, अच्छा, और इधर वाला 16,370। ये इतना आ रहा है 1,25,37,570
6, ठीक है, तो बोलो कौन सा वाला बेनिफिट है? 15,000 वाला ही तो कम आ रहा है, 22 16 375, ये 25 37 575, तो सेविंग्स कितना हो रहा है? माइनस करने से ही पता चलेगा। थ्री टू वन 321201 इतना सेविंग्स होगा अगर हम लोग 15,000 ही करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर आंसर है, ये हम लोग का कौन सा नंबर वाला है? 4th नंबर वाला। ये 4th नंबर वाले का आंसर जो है हम लोग का बी होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4th नंबर वाले का बी होना चाहिए। लॉस हो जाएगा अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं ईओक्यू में, ठीक है। कैलकुलेट सेविंग्स और लॉस इन परचेस ऑफ मटेरियल इफ द परचेस ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। अच्छा, ईओक्यू हो जाएगा, देन हमें आंसर देना पड़ेगा सेविंग्स नहीं। फिर ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर हम लोग ईओक्यू में देंगे तो हमारा ये लॉस होगा, क्योंकि ईओक्यू में इतना हो रहा है। अगर हम लोग ईओक्यू में शिफ्ट हो जाएंगे तो इस केस में हम लोग का हो रहा है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग परचेस प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से किया। बस कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोगों ने 12,000 लिया और उसके ऊपर जितना भी ऑर्डर था उसको ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट निकाला। कि अगर हम लोग देखो 12,000, यहाँ पर 15,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया कि अगर हम लोग 15,000 नहीं करके हम लोग हमेशा 12,000 करेंगे ताकि हमारा लॉस ना हो। ना तो हम लोग 15,000 करेंगे ना 13,856। तो हम लोगों ने एक बार 12,000 का निकाला कितना कॉस्ट है, देन बाकी जितना नहीं कर रहे हैं वो करने पे जो हमारा लॉस होगा उसका कॉस्ट निकाला, ठीक है। तो सेम तरीके से निकाला अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया, एक लॉस हो जाएगा जो एक्स्ट्रा कर देते हैं, और बाकी जितना अप टू जितना तक करने से हमारा जो भी कॉस्ट आएगा, सब टोटल करने के बाद हमें पता चला कि ईओक्यू में हमारा बल्कि इस बार लॉस हो रहा है। ईओक्यू में करेंगे तो 321201 का हमारा लॉस हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद ये वाला देखो, व्हाट वुड बी द मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर मेटेरियल ए। मेटेरियल ए का मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, ठीक है। तो निकालो, बोलो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डरिंग लेवल माइनस NUT। रीऑर्डर लेवल माइनस मीन यूटी, एवरेज था ना, एवरेज भी हम लोग ले सकते। NUT N बोला नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। और अगर नॉर्मल नहीं मिलेगा देन हम लोग एवरेज यूज करेंगे। अच्छा, रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने इसके पहले ए का निकाला, कितना आया था? 2,400, उसका यूज करो। अच्छा, नॉर्मल हमारे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम, ठीक है। तो एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। तो ए का मैक्सिमम मिनिमम क्या था? ए का ये देखो 1 to 2 डेज था, तो 2+1 या 1+2 डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें एवरेज वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 करने से जितना आना चाहिए। और जो हम लोग का एवरेज कंजम्पशन है वो हमें क्या लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमेशा हमें कंजम्पशन क्या लेना चाहिए, बोलो। कंजम्पशन हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा? चलो एवरेज कंजम्पशन निकाल के देखते हैं। एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो 30,000 जो है पर मंथ का है, डिवाइडेड बाय 25 डेज करने से हम लोग का हो जाएगा पर डे, ठीक है। पर डे का कंजम्पशन हो गया। और ये अगर हमारा पर डे का है और इसका अगर हमें एवरेज करना है तो ओपनिंग में भी ये, क्लोजिंग में भी ये, ठीक है। एवरेज करने का मतलब क्या होता है? ओपनिंग कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तो एक ही जैसा है, इवनली कंजम्पशन है, क्वेश्चन में पहले ही बोला था। तो मैक्सिमम भी ये, मिनिमम कंजम्पशन भी ये। तो दोनों केस में कितना आ जाएगा? 1200 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना आएगा? 1200 ही आएगा, ठीक है। तो 1200 इंटू ये वाला डेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 मतलब 1.5। 6,000 kg में। 6,000 ओवरऑल आएगा। 6,000 की 600 आना चाहिए, तो 2,400। मैम 600 मैम।
600 आ जाएगा, ठीक है। 1800 यानी कि 600 kg। तो देखो, जब हमें नॉर्मल वाला नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज। तो एवरेज लीड टाइम ऐसे हो गया, एवरेज कंजम्पशन मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन। ये देखो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम क्या चीज, कंजम्पशन, क्योंकि हम लोग कंजम्पशन का जो है एवरेज निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही सेम है, क्योंकि एवरेज हो रहा है हर बार। तो अगर हम लोग डायरेक्टली भी 1200 लिख देंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है, मतलब सेम ही बात होगा, क्योंकि हमारा तो इवनली है। तो 1200 ही अगर चल रहा है तो 1200 जितना बार है उसका एवरेज करने से 1200 ही होगा। कोई भी डेटा को अनलिमिटेड टाइम लिख के भी अगर हम लोग एवरेज निकाले, कि हम लोग किसी डेटा को 1000 बार लिखेंगे तो 1000 बार वो डेटा डिवाइडेड बाई 1000, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ, तो 1200 आ रहा है। तो 1200 यहाँ पर हो गया हम लोग का एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, दोनों मिला के 1800, और रीऑर्डर लेवल पहले निकाला था, तो ये आंसर आ गया हम लोग का 600 kg। देखते हैं 600 kg हमारे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी। और हम एक बार चेक करते हैं कि ये आंसर है कि नहीं है। हाँ, ये आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो बस इसमें ये था। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में सब ठीक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोटेड था, एक तो ये वाला था कि हमें 12,000 kg मैक्सिमम स्टॉक लेवल लिखना है, भले ही हमारा कैलकुलेशन करके क्यों ना 16,200 आया हो। और ये एक ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला और ये लॉस वाला, ये दो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये दो पॉइंट जो है इसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है। बाकी तो देखो पढ़ के जो जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो है थोड़ा इस पे जो थ्योरी है वो एक दो पॉइंट जो बाकी है वो लिखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट, ठीक है। वेस्ट का मतलब होता है इट इज दैट पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मेटेरियल विच इज lost in the course of manufacturing process and does not have any recovery value। नॉर्मल लॉस होने से क्या करना है, नॉर्मल लॉस नेचुरल है तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। एबनॉर्मल लॉस जो है वो लिखेंगे चार्ज्ड टू पीएल, ठीक है। बताते हैं, देखो वेस्टेज का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, शू मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां है ना, ठीक है, जब वो शू मैन्युफैक्चर करती है, मतलब जैसा भी जूता हो, ठीक है, तो लेदर का बड़ा बड़ा पीस होता है, उस लेदर के पीस में ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे पैरों का शेप होता है ना, मतलब जैसे 4, बच्चों का हो गया 5, ठीक है, ऐसे जो है शेप होता है, तो ऐसे शेप। या फिर टेलर के पास जाओगे कुछ सिलवाने के लिए, तो वो पूरे कपड़े को क्या करते हैं, जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को ऐसे काट लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा करके मुझे ऐसे एक उनके पास चौक जैसा रहता है, ठीक है, जो टेलरिंग में यूज होता है, फिर ऐसे काट लेते हैं कपड़े को। ये साइड साइड का कपड़ा जो है पूरा बेकार हो जाता है। जैसे ये साइड में देखो, ये ऐसे बच गया ना, ये लेदर वाला देखो ना, ये साइड में ऐसा ऐसा करके ये बच गया, ठीक है, ये कपड़ा, और यहाँ पर ये लेदर बच गया, इधर से ये कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, कि ये देखो इसीलिए लिखा है इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। तो बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, वो लेदर का पीस, ये कपड़े का पीस, ठीक है। तो ये बेकार हो जा रहा है, ये देखो, ये जो जितना यहाँ पर ऐसे बना हुआ है यही काम में आएगा, ये लेदर काम में आएगा, बाकी ये वेस्टेज हो जाएगा। तो बोल रहा है ये रॉ मटेरियल का वो पार्ट है जो लॉस्ट हो जाएगा इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए ये हमें प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके बिना हम लोग ड्रेस नहीं बना सकते हैं, जूता नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई रिकवरी वैल्यू भी नहीं है, मतलब ये देखो, ये जो साइड का लेदर बेकार हो गया, या फिर ये साइड से जो कपड़ा काट काट के निकला ये जो बेकार हो गया, इसका नॉर्मली कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब इसका कोई गारंटी नहीं है
कि रिकवरी वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है। नॉर्मली वेस्ट का कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ रहे हैं, उसको फिर बोला जाता है स्क्रैप, ठीक है। बाई चांस अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो गया, जैसे कि मान लो ये कटे हुए साइड के लेदर, ये कटे हुए साइड के कपड़े, ये अगर कोई मार्केट में ले रहा है, ठीक है, ऐसा कोई काम आ गया कि लोग ये चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो वेस्ट नहीं कहलाएगा। नॉर्मली वेस्ट जो है वो रिकवरी वैल्यू हमें नहीं देता है, मतलब ये बेकार है, फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डज नॉट हैव एनी रिकवरी वैल्यू, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लॉस हुआ, जैसे ये सब मैंने एग्जांपल दिए नॉर्मल लॉस का कि ऐसे काटना ही पड़ेगा, तो वो नेचुरल है, तो वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का मतलब, अगर मान लो कि कपड़ा काटते वक्त हमारे हाथों से गलत कट गया, ठीक है, तो फिर वो साइड साइड का एक्स्ट्रा बेकार हो गया, तो बोल रहा है चार्ज टू कॉस्टिंग पेल। अगर ये वेस्टेज जो है नॉर्मली हुआ है, प्रोसेसिंग का पार्ट था, तो फिर नॉर्मल लॉस कहलाएगा। और अगर मतलब ज्यादा हो गया, गलती से एक्स्ट्रा कट गया, कुछ भी हो गया, मतलब एबनॉर्मल तरीके से लॉस हुआ, तो फिर वो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वेस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप का मतलब है, यहां पर लिखेंगे, स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम certain type of manufacturing, usually small amount, low value, recoverable without further processing. Waste becomes scrap when it is sellable. Normal scrap. After sale, recovery value used to reduce production cost. Abnormal scrap charged to costing period. तो ये स्क्रैप का बात हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके भी देखेंगे। तो स्क्रैप क्या है? स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूजुअली स्मॉल अमाउंट। तो स्क्रैप क्या है? जो हम लोग जो भी कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमारे पास वो स्क्रैप निकल के आता है, ठीक है, जिसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल स्मॉल अमाउंट का होगा, वैल्यू भी बहुत कम होगा, और रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, और ये हमें फर्दर प्रोसेस करने का जरूरत नहीं होगा। वेस्ट बिकम स्क्रैप व्हेन इट इज सेलेबल। मैंने बोला ना, अगर ये बिकता है मार्केट में तो वो स्क्रैप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है, तो स्क्रैप क्या हो गया? जैसे मान लो कि जैसे तुम लोग टैक्स में भी ये पढ़े होगे, ठीक है, सर भी शायद एग्जांपल देते हैं बाई प्रोडक्ट का, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ाएंगे। बाई प्रोडक्ट में क्या होता है? जैसे मान लो कि हम लोग जो है चीनी बनाना चाहते हैं, तो चीनी जो है वो गन्ने से बनता है, शुगर केन से। तो चीनी बनाते वक्त ऑटोमेटिकली जो है मोलासिस यानी गुड़ निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है, देखो आइडेंटिकल रेसिड्यू मतलब उसी तरीके का कुछ चीज निकल के आएगा। तो चीनी गुड़ तो आइडेंटिकल है ना, तो ये रेसिड्यू है। गुड़ का वैल्यू जो है मार्केट में कम है, क्योंकि
चीनी का डिमांड ज्यादा है तो चीनी महंगा बिकता है रेदर देन गुड़, ठीक है। तो स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो है स्मॉल अमाउंट में निकल के आएगा, ठीक है। मतलब जो स्क्रैप होगा वो स्मॉल अमाउंट में होगा, और वैल्यू भी उसका मार्केट में इकोनॉमिकल वैल्यू, वैल्यू का मतलब ये बिकेगा कितने में, मेन प्रोडक्ट से ये कम में बिकेगा, ठीक है। और रिकवरेबल हो जाएगा विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, तो फर्दर प्रोसेस इसे करने का जरूरत नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। किसी किसी केस में जरूरत हो भी सकता है। वेस्ट बिकम स्क्रैप व्हेन इट इज सेलेबल, वेस्ट अगर बिक सकता है तो फिर वो उसे हम लोग स्क्रैप बोलेंगे। जैसे सिंपल सा बात है, जैसे यहाँ हम लोगों ने कुछ प्रोसेस किया, ठीक है, और हम लोग सोच रहे थे कि रॉ मटेरियल हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, ए प्रोडक्ट चाहिए, बट इसके साथ साथ बी बोल के भी एक प्रोडक्ट एंसिलरी वे में निकल के आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि चीनी के साथ गुड़, तो ये जो है ये मार्केट में कम में बिकता है, ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट जो है ये तो मार्केट में बेचने के लिए हम लोगों ने बनाया था, बट इसके साथ साथ बी भी निकल के आ गया। जैसे अगर देखोगे कि मक्खन जब निकलता है ना दही का मलाई यूज करके, या फिर दही का मलाई यूज करके नॉर्मली तो हम लोग करते हैं, ठीक है, दूध के मलाई से भी होता है। तो जब मक्खन निकलता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है, नीचे जो है वो छाछ या घोल जो बोलो वो रह जाता है, ठीक है। तो वो भी बिकता है मार्केट में, लेकिन उसका प्राइस थोड़ी ना मक्खन जैसा होता है, ठीक है। तो वैसे ये जो बी है ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने फाउंडेशन किया है उनका एक चैप्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर ये बाई प्रोडक्ट वाला बात हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया कि हम लोग ए प्रोडक्ट मांग रहे थे बट साथ ही साथ बी भी निकल के आ गया, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। ये स्मॉल अमाउंट में आएगा रेदर देन ए, ठीक है। इसका मार्केट वैल्यू भी कम होगा और इसे हम लोग बेच देंगे, ठीक है। इसे ये अगर मार्केट में सेलेबल होगा तो इसे हम लोग बेच देंगे। बेचने से क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने का तो एक कॉस्ट होगा, जैसे रॉ मटेरियल का, लेबर का, अदर कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेच के जो भी पैसा आएगा उसे लेस कर देंगे, ठीक है। स्क्रैप का जो वैल्यू हमें मिलेगा स्क्रैप बेच के, वो हम लोग लेस करके हम लोग बोलेंगे हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट, मान लो 1000 रुपीज का था, ये स्क्रैप बेच के हमें 50 रुपए का रिकवरी हुआ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 950 हमारा जो है प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है। तो ये चीज वही लिखा है, नॉर्मल स्क्रैप आफ्टर स्केल सेल्स रिकवरी वैल्यू यूज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने अभी समझाया। और अगर एबनॉर्मल तरीके से हो गया है देन ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। किसी भी तरीके का लॉस अगर एबनॉर्मल रीजन से हुआ है तो फिर वो कॉस्टिंग पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। अब वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस क्या होता है, लिखो। वेस्ट और स्क्रैप, ठीक है। तो वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस क्या है, वेस्ट जो है वो विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है, ठीक है। इनविजिबल मतलब कुछ इवापोरेट हो जाने वाला आइटम, ठीक है। तो वो हो सकता है कि विजिबल भी है इनविजिबल भी है। जो वेस्टेज हो रहा है, जैसे हम लोग केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इवापोरेट हो सकता है, ठीक है। तो वेस्टेज जो है वो विजिबल इनविजिबल होता है, बट स्क्रैप आइटम हमेशा विजिबल आइटम को स्क्रैप बोलेंगे, जो इनविजिबल है वो स्क्रैप नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनविजिबल है वो बिकेगा कैसे। सोचो कि स्क्रैप तो बिक सकता है ना मार्केट में, वेस्ट इसीलिए बोलते हैं कि वेस्ट मार्केट में बिकता नहीं है, लेकिन अगर बिक गया तो वो स्क्रैप हो गया, देन उसे वेस्ट नहीं बोलेंगे। जैसे कुछ इवापोरेट हो गया, अब जब वो इवापोरेट हो जाता है वो तो इनविजिबल है, तो फिर उसे देखे कहां से। ऐसे मान लो कलर बन रहा है, जो कलर होता है ना कलर करने के लिए पेंट वगैरह, ठीक है, तो उसमें केमिकल वगैरह दिया जाता है। अगर उसको खोल के रखोगे देखोगे वो इवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वेस्टेज जो है वो इनविजिबल भी हो सकता है। और इसका हम लोग नॉर्मली मानेंगे कि नो रियलाइजेबल वैल्यू, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है, ये नॉर्मली मार्केट में नहीं बिकता है। अगर बिका देन उसे वेस्ट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्क्रैप। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैप जो है वो सेलेबल है, कम वैल्यू में होता है, ठीक है। स्क्रैप हैज लिटिल, थोड़ा बहुत इसका वैल्यू मिल जाता है, लिटिल रेसिडुअल वैल्यू। फिर नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पे लिखेंगे वेस्ट अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ मेटेरियल, ठीक है। हम लोग क्या मेटेरियल यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिया, शर्ट का कटिंग ये सब, ठीक है। और स्क्रैप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। स्क्रैप अराइज ड्यू टू नेचर
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली ये प्रोसेसिंग के बाद होता है स्क्रैप, ठीक है, और जो वेस्ट है वो पहले ही हो जाता है एज ए इनपुट रॉ मटेरियल में, वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वही चीज लिखवा रहे हैं, इट इज कनेक्ट विथ रॉ मटेरियल इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ वेस्ट कनेक्टेड होता है, जबकि स्क्रैप का जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि आउटपुट में हमें पता चलता है ये एज ए स्क्रैप निकल के आ गया। इट इज द लॉस कनेक्ट विथ आउटपुट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पॉइलेज, ठीक है। स्पॉइलेज क्या हो गया, लिखते हैं, इट इज दैट part of production which does not meet the quality standard. It is that portion of processed work which has been spoiled in manufacturing but can be used again as raw material or can be sold। बताते हैं, बोल रहे हैं इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का वो पार्ट है विच डज नॉट मीट द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि ईंट कारखाना होता है ना, मतलब जहां ब्रिक्स बनता है, ब्रिक्स यानी ईटा, उसका जो कारखाना होता है, तो वहां पर जो है ईटा कैसे बनाया जाता है, ऐसे एक फ्रेम होता है, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर यहाँ ऐसे मट्टी का ढेर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे ईटा बनता है। तो वो मट्टी के यहाँ पर जो है उस फ्रेम में डाल के और उसे इस फ्रेम को पलट दिया जाता है, ठीक है। फ्रेम में मट्टी डाल दिया, फिर उसके ऊपर ना ऐसे जो है सैंड यानी बालू ऐसे दे दिया जाता है, फिर बालू से दे के फिर उसको ऐसे पलट दिया जाता है, ठीक है। पलटने से क्या होगा, पूरा वो ढांचा, ठीक है, वो जो मोल्ड है ना, वो पूरा ढांचा उस तरीके का ईटा बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। और उस फ्रेम के अंदर बहुत नाम खुदाई होता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना नाम वाम लिख देता है, तो देखोगे ईंटे पे नाम लिखा हुआ रहता है ना, ऐसे ईंटा बन जाता है। तो अब क्या होता है ना, कोई कोई ईंटा जो है जैसे बनाने गए तो उसमें, क्योंकि वो मट्टी जो है गीला होता है ना, तो उससे जब बनाने गए कभी कभी ईंटा जो है खराब हो जाता है, ठीक है। उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह करने पे, या फिर मान लो जैसा शेप देना चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, जब हम लोगों ने उसको पलटा या फिर हाथ लग के खराब हो गया, बहुत सारी चीज हो सकता है, मतलब स्पॉइल हो गया जो हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डज नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो हम लोग जैसा ईटा चाह रहे थे वैसा नहीं बना पाए। इट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोसेस वर्क विच हैज बीन स्पॉइल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चर करते हुए ये चीज स्पॉइल्ड हो गया, बर्बाद हो गया, बट कैन बी यूज्ड अगेन एज रॉ मटेरियल। तो क्या कर सकते हैं, एक ईटा हम लोगों ने ऐसे बनाया, मान लो ये ऐसे होके ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ईटा नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे एकदम रेक्टेंगल शेप में, तो क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो ये बिकेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फिर से मट्टी के ढेर में फेंक सकते हैं, फेंकने के बाद उसे फिर से जो है ढांचे में डाल के बना सकते हैं, ठीक है। मट्टी के ढेर में फेंक दिया तो वो फिर से मट्टी हो गया ना, जैसे भगवान बनता है देखते हैं ना हम लोग, जिससे मट्टी के ढांचे, मतलब एक ढांचा बना के उसमें भगवान जी बनाए जाते हैं, तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है जब तक वो पूरा रेडी नहीं होता है तो उसमें वो लोग ठीक करते रहते हैं ना, करेक्ट करते रहते हैं। तो वैसे ईटा का भी वैसे होता है, तो मान लो यहाँ पर खराब हो गया, देन
फिर से हम लोग उसे एज ए रॉ मटेरियल बना सकते हैं, फिर से मिट्टी में फेंक दिया, फिर से उसको बनाया, तो हम लोग उसे रॉ मटेरियल बना सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। अब मान लो ऐसा जो खराब ईटा हो गया उसको हम लोग तोड़ फोड़ करके छोटे छोटे पीसेस में बेच दिए, क्योंकि जब घर बनता है तो अलग अलग साइज का ईटा लगता है ना, तोड़ फोड़ के लोग यूज करते हैं, तो मान लो ये कम पैसे में बिक गया मार्केट में तो बेच सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पॉइलेज। ठीक है, मतलब स्पॉइलेज का मेन मतलब ये हो गया कि हम लोग जैसा क्वालिटी में चीज बनाना चाहते थे वैसा नहीं बना, बाई चांस उसका स्टैंडर्ड बिगड़ गया, तो अब स्टैंडर्ड बिगड़ने के बाद वो स्पॉइल्ड हो गया। अब वो स्पॉइल चीज अगर हमें लगता है कि मार्केट में ये बिकेगा कम दाम में तो बेच देंगे, अगर लगेगा बिल्कुल नहीं बिकेगा देन उसे फिर से रॉ मटेरियल बना के फिर से उसे अच्छे प्रोडक्ट बना के बेचने का कोशिश करेंगे, तो इसे बोलते हैं स्पॉइलेज। ठीक है, अब लिखेंगे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या होता है? डिफेक्टिव का मतलब दिस टाइप ऑफ लॉस is connected with output as well as input। ठीक है, ये डिफेक्टिव जो है आउटपुट से भी कनेक्ट हो सकता है, इनपुट से भी कनेक्ट हो सकता है। तो डिफेक्टिव also are not intended but can be eliminated through a proper control system। Defective can be used after rectification। It can be sold at a lower value from that of the good one। ठीक है, तो समझाते हैं। देखो डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, बोल रहे डिफेक्टिव आइटम जो है वो इनपुट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, आउटपुट के साथ भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने जब वेस्ट पढ़ा तो वेस्ट नॉर्मली इनपुट के साथ होता है, स्क्रैप नॉर्मली आउटपुट से कनेक्टेड होता है कि प्रोसेस होने के बाद जो हुआ, प्रोसेस होने के आगे होने से डिफेक्ट वेस्ट। ठीक है, लेकिन डिफेक्टिव जो है इनपुट आउटपुट दोनों केसेस में हो सकता है। डिफेक्टिव ऑल्सो आर नॉट इंटेंडेड बट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू ए प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम। तो देखो डिफेक्टिव होना भी कोई चाहता नहीं कि डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव होना कोई मतलब इंटेंशन से नहीं होता है। अगर हम लोग प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम रखें तो हम लोग का डिफेक्ट जो है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, कंट्रोलिंग रखेंगे। तो डिफेक्टिव कैन बी यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। डिफेक्टिव आइटम्स को हम लोग यूज कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के बाद। जैसे कि मान लो कि होता है ना थोड़ा बहुत जो है शर्ट में या कोई भी कपड़े में कट लग गया, फिर उसे क्या करते हैं, रीफू करके उसे जो है बेच देते हैं कम दाम में। तो फिर डिफेक्टिव को अगर रेक्टिफाई कर सकते हैं तो हम लोग रेक्टिफाई करके बेच सकते हैं, कम में बिक सकता है। इट कैन बी सोल्ड एट ए लोअर वैल्यू फ्रॉम दैट ऑफ गुड वन से कम में बिकेगा। जैसे कभी किसी टाइम्स ऐसे होता है ना, बुक्स खरीदते हो तो बीच में 2-4 पेज गायब रहता है, तो सेलर जो है बोल देता है कि देखो, या फिर हमारे ही अगर नजरों में आ गया कि देखिए यहाँ तो ये पेज नहीं है, या फिर पेज जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो या कुछ होता है ना, एक पेज उल्टा लग गया है, बाकी सारा सेम ठीक है, पूरे बुक में एक उल्टा लग गया है। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव बुक हो गया, नॉर्मली बिक नहीं रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं ठीक है हम लोग ये ले लेंगे, तो जो सेलर है वो बोलेगा ठीक है हम आपको कम में ये जो है दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है डिफेक्टिव का बात। तो डिफेक्टिव आइटम जो है ये नॉर्मल जो गुड आइटम है उससे कम में बिकेगा, वो तो नॉर्मल सा बात है, कम में बिकेगा ही। ठीक है, सेम प्राइस में कोई डिफेक्टिव आइटम क्यों ले। अब नेक्स्ट लिखेंगे ऑब्सोलेसेंस, जिसपे अभी आज हम लोगों ने केस सिनेरियो किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज
the loss in intrinsic value of an asset due to its technological advancement. Materials may becomes obsolete under any of the following circumstances. Point 1, where it is a spare parts or a component of machinery that is used in manufacturing and it's now obsolete. बताते हैं. So it is defined as the loss in intrinsic value of an asset. Intrinsic मतलब जो true value है, ठीक है, वो true value ही asset का जो है loss हो जाता है due to technological advancement. मतलब एक चीज मैंने खरीदा but technological changes आने के वजह से क्या हो जाएगा, मेरा वो एसेट ही पूरा पूरा बेकार हो गया. ठीक है, तो मेटेरियल में बिकम ऑब्सोलेट अंडर एनी. अब मेटेरियल कैसे ऑब्सोलेट हो जाता है, अगर मान लो मेटेरियल मेरा स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स या फिर कोई कंपोनेंट है मशीन का, तो यहां पर बोल रहा है तो देखो स्पेयर पार्ट्स या फिर कंपोनेंट है मशीन का, तो वो बोल रहा है कि दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स नाउ ऑब्सोलेट. वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है बट अभी ऑब्सोलेट हो गया है. मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास कोई पुराना जो है कूलर वगैरह है, ठीक है, तो पुराने कूलर का जो पार्ट्स है स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, तो वो सब जो है अभी मान लो मार्केट में जाओगे तो बहुत पुराना है तो नहीं मिलेगा. बोलेगा कि मान लो कूलर खराब हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका ये पार्ट से दे दीजिए, तो बोलेगा ये प्रोडक्ट तो बिकता ही नहीं, इसका पार्ट्स कहाँ से आएगा. ठीक है, और ऐसे स्पेयर पार्ट्स भी जो है पुराने हो जाते हैं. वेयर इट इज ए स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ मशीन. अब मशीन के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स लगाओ, जैसे मैंने कूलर वाला एग्जांपल दिया, सही दिया कि इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स थे वो अभी मार्केट में मिलता ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं. तो हम लोग उस मशीन को कैसे चलाए, तो वो मशीन ही हमारा बेकार हो गया, कूलर ही हमारा बेकार हो गया. ठीक है, तो वैसे ही तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ product which has now become obsolete. ठीक है, where it is used in manufacturing of product which has now become obsolete. बोल रहा है ऐसा कोई मेटेरियल है, जैसे ये मेटेरियल का सारा लिख रहा है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था, जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे उसमें यूज होता था, बट वो प्रोडक्ट ही अभी जो है ऑब्सोलेट हो गया. तो स्पेयर पार्ट्स हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेट हो गया. वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट व्हिच हैज नाउ बिकम ऑब्सोलेट. ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स भी हो सकता है, कोई ऐसा मतलब मेटेरियल हो सकता है जो हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे उसमें यूज होता है, बट अभी जो है वो प्रोडक्ट ही मेरा ऑब्सोलेट हो गया, तो वो सारे स्पेयर पार्ट्स का क्या काम. ठीक है, या वो मेटेरियल का क्या काम, अगर मेरा वो प्रोडक्ट ही मार्केट में जो है पुराना हो गया, बैकडेटेड हो गया. वेयर द मेटेरियल itself is replaced by another material
ड्यू टू आइदर improvement of quality or fall in price. या फिर जो मटेरियल हम लोग यूज करते थे उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ गया मार्केट में, वो रिप्लेस हो सकता है दूसरे मटेरियल से, ठीक है, क्योंकि जो नया वाला मटेरियल आया उसके बदले वो ज्यादा क्वालिटी में बेटर है और उसका मार्केट प्राइस भी कम हो गया है। मतलब हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे थे वो बैकडेटेड हुआ है और ऊपर से उसका मार्केट प्राइस और इसके मार्केट प्राइस में जो नया वाला है उसमें फर्क भी है, ठीक है, और क्वालिटी में भी फर्क है। जब सस्ते में अच्छा चीज मिलेगा तो कोई महंगा वाला चीज क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब मेनली टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के वजह से हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग का स्पेयर पार्ट्स वगैरह खराब मतलब ऑब्सोलेट हो गया, ये भी हो सकता है। जो प्रोडक्ट बना के बेचते थे वही ऑब्सोलेट हो गया, या फिर मटेरियल का रिप्लेसमेंट आ गया है मार्केट में, तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक पढ़ेंगे, टू बिन सिस्टम। ये एक थ्योरी लिखवा देते हैं, टू बिन सिस्टम ये क्या होता है। टू बिन सिस्टम, if one bin item exhaust मतलब खत्म होना, यहाँ पर न्यू ऑर्डर is placed and in the meantime quantity from the smaller bin is used or issued। ठीक है, समझाते हैं। टू बिन सिस्टम ये भी कभी कभी हमें थ्योरी में पूछता है। तो जैसे देखो, हम ड्रॉ करके समझा रहे, ठीक है। तो मान लो बिन यानी बॉक्स, ठीक है, डब्बा, ठीक है, डब्बा। तो यहाँ पर मान लो 400 यूनिट है, इसमें भी मान लो 400 यूनिट है। तो यहाँ पर लिखते हैं बोथ आर फुल, डू नॉट ऑर्डर until one bin becomes एम्प्टी, ठीक है। जब तक एक बिन खाली नहीं हो जाता है तब तक हमें दूसरा ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों बिन हमारा फुल है, तो हम लोग कब ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब हमारा कोई एक बिन खाली होगा। तो कंजम्पशन हो रहा है, तो मान लो ये वाले में 400 रह गया, एक एक बिन से कंज्यूम करना है, ये वाला जो है एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वन बिन एम्प्टी, ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे से 800 यूनिट, ठीक है, 800 यूनिट बाय द टाइम, ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे, मेटेरियल arrives the second bin also near empty लेवल। बताते हैं, देखो, जब भी हमें ऑर्डर करना है तो हम लोग नॉर्मली 400 400 रखते दिख रहा है, तो हमें 400 से ज्यादा ऑर्डर करना चाहिए। क्यों 400 से ज्यादा ऑर्डर करना चाहिए? एक तो पहला एक बिन खाली होगा तब जाके हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो यहाँ 400 है, अब ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर रिसीव होने तक यहाँ से जो है कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी कम होते जाएगा। तो अगर हम सिर्फ 400 ही मंगाएंगे तो यहाँ पर 400 फुल हो जाएगा ऑर्डर रिसीव होने के बाद, बट यहाँ तो कम दिखेगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वन बिन एम्प्टी देन ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। जैसे कि मान लेते कि 800 कर दिया, तो बाय द टाइम मटेरियल अराइव्स द सेकंड बिन आल्सो नियर एम्प्टी लेवल, तो सेकंड बिन भी खत्म होने को आएगा शायद, ठीक है। अब जितना कंजम्पशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा जितना हम लोग मतलब हमें चाहिए होता है उससे ज्यादा ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और स्टेज 3 में क्या होगा, जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा दोनों में जो है
फुल दिखेगा। यहाँ भी मान लो 400 दिख रहा है, यहाँ भी 800 हम लोगों ने ऑर्डर किया था, यहाँ 400 दे दिया, यहाँ मान लो पड़ा हुआ था कम तो यहाँ भी और डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 400, 400 400 फिर से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ बिन आर फुल, डू नॉट ऑर्डर, वेट until one becomes empty, ठीक है। ये इस प्रोसेस में चलता है। अब इसको हम देखो, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो समझा देते हैं। इफ वन बिन आइटम एग्जॉस्ट, जब एक बिन का आइटम खत्म हो जाएगा, नाउ ऑर्डर इज प्लेस्ड, तभी ऑर्डर सॉरी न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड, तभी हम लोग दूसरा वाला नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम, इसी बीच में क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर बिन इज यूज्ड और इशूड। तो ये एक बिन एक्चुअली यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मॉलर माना जाएगा, ठीक है। कि बाकी पहले हम लोग बड़े वाले बिन से यूज करेंगे, उसके बाद बोल रहा है कि क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर बिन इज यूज्ड और इशूड। तो तब तक देखो जो दूसरा बिन रहेगा वहां से हम लोग जो है जो भी मटेरियल वगैरह रहेगा उसको इशू करते जाएंगे। तो इस चीज को बोला जाता है टू बिन सिस्टम, ठीक है। इसे टू बिन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, अब और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब हम लोग, ये हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। हमें कुछ आइटम्स बता दिया जाता है और हमें ये बोलना पड़ता है कि ये हमारे कॉल इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जिसको तुम लोग को नंबर के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज ऐड करके बड़ा करके लिखना है। हम थोड़ा सा एक दो लाइन में लिखवा देते हैं। जैसे मान लो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा? अब किस चीज के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट का बात हो रहा है कि हम लोग परचेज में इसे क्या करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो है परचेज कॉस्ट में क्या होगा, ट्रीटमेंट कहाँ पर कैलकुलेट करके हमें बताना है, किसके अकॉर्डिंग, परचेज कॉस्ट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लेस कर देते हैं, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। हम लोग परचेज कॉस्ट से जो है लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। दूसरा जो है क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है वो भी लेस हो जाएगा हमारे परचेज कॉस्ट से। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ले, ट्रेड डिस्काउंट तो देखो सभी को मिलेगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है कि ये इतने डिस्काउंट पे प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिस्काउंट ऐसे लिखा हुआ, उसमें कंडीशन होता है कि इतना लेने से इतना, तो वो भी हमारे परचेज कॉस्ट से लेस हो जाता है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट का बात आए तो वो कभी भी हमारे परचेस कॉस्ट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखाते हम लोग, ठीक है। वो तो एक प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है कि अगर हम लोग अर्ली पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसका परचेस प्राइस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि वो पेमेंट करते वक्त हमें मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेस, ठीक है, नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेस। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पे सब्सिडी मिल रहा है हमें, कोई सब्सिडी, ग्रांट या फिर इंसेंटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा हमारे परचेस कॉस्ट से। फिफ्थ नंबर पे लिखते हैं रोड टैक्स, टोल टैक्स। अगर हमारा परचेस करते वक्त कोई रोड टैक्स, टोल टैक्स, मतलब परचेस करके जब हम लोग लेके आ रहे हैं तो फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स अगर पड़ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेस, ठीक है। फिर टैक्सेस अगर हमें कुछ देना है, जैसे कि आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। तो ये सब क्या हो जाएगा, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, ठीक है।
तो नॉर्मली जीएसटी में होता है, जीएसटी जितने भी उसमें क्रेडिट अवेलेबल होगा, लेकिन ये कस्टम ड्यूटी पे कभी नहीं होता है। तो ये नॉर्मली ऐड ही होता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऐड ही होता है। फिर भी मैंने लिख दिया लेस तभी करना है अगर क्रेडिट अवेलेबल है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी पे नॉर्मली कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, वो हमेशा हमें ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि वो पे ही करना पड़ता है। फिर डेमरेज और पेनल्टी, ये क्या होता है? डेमरेज और पेनल्टी का मतलब है कि हम लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस से जब अनलोड करवाना था, मतलब मान लो प्रोडक्ट आया और गवर्नमेंट के वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वेयर हाउस में पड़ा हुआ रहने से हमें उसका पैसा देना पड़ता है जितने दिन रहेगा, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक कोई रहने नहीं देगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ले जाओ अपना चीज तो अपना दूसरा कोई रखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा दे रहे तो रखते ही जाएंगे। इससे ज्यादा दिन रखने से फिर उसके लिए पेनल्टी देना पड़ता है। तो अनलोडिंग में अगर हम लोग डीले करते हैं, ठीक है, अनलोड करवाने में, ठीक है, अगर हम लोग डीले करते हैं देन हमें डेमरेज देना पड़ता है, इसे पेनल्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं एन एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट है तो हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि परचेस कॉस्ट जो है उसमें क्या क्या ऐड होता है। परचेस कॉस्ट में हम लोग का जो भी नॉर्मल प्राइस है वो ऐड होना चाहिए, जैसे कि हमें कोई टैक्स देना है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, या फिर कोई सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज ऐड होता है, कंटेनर का कॉस्ट वगैरह हो गया। लेकिन पेनल्टी तो ये तो हमारा लॉस है, एक रकम का एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, तो ये नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेस, ये कॉस्ट ऑफ परचेस में ऐड नहीं होगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल होगा, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। लॉस है ना तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिर और दो पॉइंट है, अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई इंश्योरेंस का खर्चा, कमीशन, फ्रेट, ठीक है, ये सब खर्चा क्या हो जाएगा? ऐड करना पड़ता है, ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज। ये तो तुम लोग जब अकाउंट्स किए हो कभी तो देख सकते हो, ट्रेडिंग में लिखते हो फ्रेट, ठीक है, ये मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होता है ना, या फिर जो भी फिनिश गुड्स परचेज करके लाते हो ट्रेडिंग में फिर ऐड करते हो ना, टू मटेरियल, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। या कमीशन वगैरह होता नहीं है अकाउंट्स में उस तरीके से, 11 12 में नहीं रहता, बट कमीशन भी हमें पे करना पड़ सकता है। हम लोगों ने मटेरियल किसी के थ्रू से लिया तो उनको कमीशन देना पड़ा, तो वो भी हमारे परचेज प्राइस में ऐड हो जाए। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर, इसका क्या रूल्स है? इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर नॉन रिटर्नेबल है, मतलब कंटेनर रिटर्न नहीं करना है, तो ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, मैंने ऐसे कंटेनर में प्रोडक्ट लिया है जो मुझे रिटर्न नहीं करना है, मतलब वो कंटेनर का प्राइस पकड़ लिया होगा, ठीक है, या फिर बता दिया होगा कि कंटेनर इतने का आपका पड़ेगा, ये रिटर्न नहीं करना है, आप रख लो, कंटेनर लेना है कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हाँ, जैसे मान लो मॉल वगैरह में जाते हो आजकल क्या होता है, तो जो पेपर बैग मिलता है ना, जो मान लो 3 4 शर्ट ड्रेस जो भी खरीदे हो, ठीक है, जीन्स वगैरह, आप फिर बोलोगे कि इस पे क्या लेना है, ये बैग चाहिए आपको, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बैग चाहिए। अगर चाहिए तो फिर क्या होगा, वो रिटर्नेबल थोड़ी ना है, वो पैसा ले लेगा, 2 रुपया 5 रुपया जो भी लेना है, ठीक है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कंटेनर। तो वो हम लोग उसमें लेके आए तो वो हमारे लिए कंटेनर हो गया, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो अगर नॉन रिटर्नेबल है तो फिर मेरे परचेज प्राइस में वो भी तो ऐड हो जाएगा, तो जब बिल बनता है वहां वो बैग का प्राइस भी वो लोग ऐड कर देते हैं, अगर नहीं लेंगे तो नहीं ऐड करेगा। लेकिन मान लो अगर रिटर्नेबल हुआ, बोला कि बैग वापस कर देंगे ना तो आपको 10 रुपए वापस कर देंगे, तो फिर हम लोग वो प्राइस ऐड नहीं करेंगे अगर रिटर्नेबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ रिटर्न अमाउंट इक्वल कॉस्ट ऑफ कंटेनर देन नॉट एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, अदरवाइज difference of both included in cost of purchase। बताते हैं
देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ रिटर्न अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, देन नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर मान लो जितने से हम लोगों ने कंटेनर खरीदा 10 रुपए, 10 रुपए रिटर्न कर देना पड़ेगा, तो फिर 10 रुपए ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंस ऑफ बोथ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों ने कंटेनर खरीदा 10 रुपए का, लेकिन अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, मान लो हमें 6 रुपए रिटर्न मिलेंगे, तो 4 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे। तो वही बोल रहा है अदरवाइज डिफरेंस ऑफ बोथ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज, तो हमारे लिए तो फिर वो 4 रुपए का पड़ा कंटेनर, तो जितने का होगा उतना ही हमें ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट एक पॉइंट लिखवाएंगे शॉर्टेज। शॉर्टेज अगर नॉर्मल रीजन से शॉर्टेज है, एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। अगर नॉर्मल रीजन से शॉर्टेज हुआ है तो हमें वो गुड यूनिट पे एब्जॉर्ब करवा देना चाहिए, या फिर एबनॉर्मल जैसे मान लो चोरी वोरी हो गया है तो फिर चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, तब वो कॉस्टिंग पीएल में हमें चार्ज कर देना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है कि ट्रीटमेंट फॉर दिस, ठीक है, ये जो साइड में लिखा है ना, ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऐसा करके 4-5 मार्क्स या 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया। 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कि 4-5 पॉइंट दे दी और बोला, तो फिर हमें उसमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पर हाँ या ना लिख दिया है, तो तुम लोग को थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखने से होगा देखो बताते हैं, यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ देखोगे तो हम बताते हैं, यहाँ से तुम लोग को लैंग्वेज मिल जाएगा, बट एक बार अपने हाथ से लिख लिया तो इसमें क्या होगा, याद रहने में बहुत ही आसानी हो जाएगा कि हाँ ये चीज मुझे रेडी कर लेना है एग्जाम टाइम के लिए। तो ये देखो कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज इफ इट इज नॉट शोन एज डिडक्शन इन द इनवॉइस, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी, कैश, सब्सिडी, ये देखो थोड़ा सा लैंग्वेज लेके लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमें लिख के दिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये चीज तुम लोग को रेडी कर लेना। जैसे शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, तो देखो गुड यूनिट एब्सॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, मैंने बस इतना सा लिखा है। लॉसेस ड्यू टू, जैसे फिर एग्जांपल दे दिया, जैसे लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, मतलब एक चीज बहुत सारे बल्क मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में था, वो कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा बंडल तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसे छोटे 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 जो है बंडल में रेडी किया। तो अब ऐसा करते वक्त क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है, जैसे बड़े बल्क को तोड़ा, फिर उसको छोटे छोटे मतलब बल्क में छोटे छोटे जो है जगह पे, जैसे मान लो एक साथ इतने सारे चीज है, ठीक है, एक साथ इतने सारे चीज है, अब हम लोगों ने क्या किया, इतने सारे चीज एक साथ कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे छोटे छोटे ऐसे पीसेस में एक एक जगह पे इतना इतना, तब ये चीज करते वक्त जो लॉस होता है, तो इसमें शॉर्टेज हो गया, लॉस हो गया, तो हमारे क्वांटिटी कम हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो इवापोरेशन होना ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल लॉस, ये जितने भी नॉर्मल लॉस की वजह से शॉर्टेज है वो हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एबनॉर्मल रीजन से है तो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो चोरी हो जाना, ठीक है, या फिर ये देखो मिस हैंडलिंग, मतलब गलत तरीके से चीजों को लिया गया, इस वजह से लॉस हुआ, पिलफेरेज, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने मेन पॉइंट बता दिया, बट इसको कैसे लिखोगे उसके लिए तुम लोग जो है ये पॉइंट्स को एक बार करके रीड करोगे, लिखने का भी जरूरत नहीं, मेन पॉइंट लिखवा दिया, रीड करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली एग्जाम में इसको लिख सकते हो। अब लिखने के लिए थोड़ी ना रटना पड़ेगा, लिखने का तो हमें पता ही, हम लोग इतने बड़े हैं तो लिख सकते हैं ना कि कैसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखवा दिया। अब देखो हमारा ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो गया है अगर देखा जाए, लेकिन इसमें और एक दो थ्योरी है, जैसे कि गुड्स रिसिप्ट नोट, ये सब मुझे लगता है थोड़ा बता देना चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ चीज है, और दो मुझे जो है इशू ऑफ मटेरियल का प्रोसेस बताना है। जैसे देखो मैंने फीफो सिखा है, लिफो सिखा है, वेटेड एवरेज सिखा है, लेकिन सिंपल एवरेज का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक होता है बेस स्टॉक मेथड, उसका भी यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये दो क्वेश्चन हम करवा देंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा, ताकि तुम लोग को एक आइडिया रहे, प्रैक्टिकल करने से आइडिया होता है, तो हम कोशिश करेंगे दो क्वेश्चन लेके ये करवाने का, और बाकी जो
कुछ छोटा मोटा थ्योरी बाकी है वो करवाएंगे। तो उस दिन जितना होगा वही हमारा मटेरियल का लास्ट क्लास होगा। लगभग सारा चीज करवा दिए, बाकी अगर कुछ बचता है तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। मैंने कोशिश किया कि जितना कवर हो सके, ठीक है, जितना कवर हो सके मेन चीज मैंने वो करवा दिया। बाकी यहाँ से तुम लोग को अगर कुछ लगता है कि ऐसा कोई थ्योरी है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देख सकते हो, और कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम बता देंगे कि क्या बोल रहा है वो चीज, ठीक है। बाकी जो किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें करने का जरूरत नहीं है। मेन चीज हम लोगों ने काफी सारा कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मेटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।